होता है, इन्वेस्टर्स का कंसर्न होता है वो कि उनको ट्रस्ट नहीं आता बिल्डर पे। एट द टाइम जब उन्होंने इन्वेस्टमेंट्स करनी होती है, दे आर वेरी स्केप्टिकल कि मैक्सिमम लोग ना बेचने पे फोकस करते हैं, बनाने पे फोकस नहीं करते। बहुत से लोग जिसके कारण ट्रस्ट नहीं है। मोस्टली बिल्डर्स के प्रोजेक्ट्स डिले होते हैं, दैट वी हैव सीन इन आवर इंडस्ट्री। लेकिन जब एसटीजे की बात करें, आई थिंक मोहाली सिटी सेंटर द बिगेस्ट प्रोजेक्ट टाइम से पहले डिलीवर्ड है। सबसे बड़ा पॉइंट्स क्या है इसके अंदर तीन है। एक तो आपके पास जितना भी स्टाफ है वो स्किल्ड होना चाहिए, उसके ऊपर हमने बड़ी वर्किंग की। सेकंड पॉइंट था कैश फ्लो, कि हम किसी भी स्टेज में हमारा प्रोजेक्ट यदि हमने 2 साल का कमिटमेंट किया किसी से, तो उसको मैं अपने कैश फ्लो को कैसे मैनेज करूँ कि मुझे कहीं रुकावट ना आए। तीसरा सबसे बड़ा पॉइंट है कि प्रोजेक्ट कॉस्ट। जब भी मैं अपनी प्रोजेक्ट कॉस्ट बनाता हूँ तो मैं उसके अंदर 10% एक्स्ट्रा पैसा लेके चलता हूँ। भी रिसेंट टाइम में मिडल ईस्ट में कन्फ्लिक्ट चल रहा है, वॉर चल रही है, जिसकी वजह से दुबई एक ऐसी रियल एस्टेट की मार्केट है, लोग बड़ा चार्मिंगली उसको देखते थे कि हमें दुबई में इन्वेस्ट करना है। तो मुझे नज़र आ रहा है कि जो हमारी इन्वेंट्री है काफ़ी वो लोग ले रहे हैं जो दुबई में सेटल्ड है। रीज़न बीइंग यही है कि वो लोग इंडिया में अपनी प्रॉपर्टी सेटल करना चाहते हैं, वहाँ से पैसा निकाल के इंडिया में। लोग कहते हैं कि रेजिडेंशियल इज़ द सेफ बेट, रेजिडेंशियल पे पैसा लगाओ कभी भी आपका स्टक नहीं होगा। कमर्शियल को बड़ा रिस्की माना जाता है। तो हमारा फोकस कमर्शियल ये था कि पहले कमर्शियल फिर घर, पहले दुकान फिर घर। बुजुर्गों में ये कहा है कि ये मेरे पास दुकान है तो घर तो बन ही जाएगा। ट्राई सिटी की मार्केट को लोग मतलब वो सोचते हैं कि बैलून बन गया हुआ है, बबल बन गया हुआ है। बट आप ट्राई सिटी में आप जाके देखिए कि आपको 90% कोई भी इन्वेंट्री खाली नहीं मिलेगी। तो जिसके कारण मुझे नहीं लगता कि कहीं भी ऐसा होगा कि प्राइस डाउन आएंगे। कोई बबल नहीं है, जेन्युइन डिमांड है। So today's episode is very special. Today we have Mr. Anil Goyal ji, the director of STJ Group, developer himself. आज रियल एस्टेट के हिसाब से हम इन्वेस्टर के एंगल से, एंड यूज़र के एंगल से वी गोना हैव दोज क्वेश्चंस जो एक डेवलपर हिमसेल्फ ही आंसर कर सकता है। मिस्टर अनिल सर, थैंक यू सो मच फॉर द कमिंग, वेलकम टू द शो। थैंक यू सर, थैंक यू। ओके सर, जो एंड यूज़र्स का कंसर्न होता है, इन्वेस्टर्स का कंसर्न होता है, वो वेरी सिंपल है कि उनको ट्रस्ट नहीं आता बिल्डर पे। एट द टाइम जब उन्होंने इन्वेस्टमेंट्स करनी होती है, दे आर वेरी स्केप्टिकल। बट मैंने मार्केट में ये देखा है, एसटीजे ग्रुप के अंदर बहुत ट्रस्ट है लोगों का। लोग ये कहते हैं कि यार इस ग्रुप के अंदर तो आप पैसा आराम से लगा सकते हो। माई क्वेश्चन इज़ वेरी सिंपल सर, ऐसा क्या किया आपने दैट पीपल आर ट्रस्टिंग लाइक दिस? रीज़न क्या रहा कि यदि हम देखते हैं रियल एस्टेट के अंदर मैक्सिमम ट्रस्ट ना होना, ये बिल्कुल जेन्युइन सी बात है। क्यों नहीं है ट्रस्ट? क्योंकि लोगों ने क्या किया, यदि किसी ने, किसी भी कस्टमर ने या कोई भी ऐसा था कस्टमर जिसने इन्वेस्ट किया, वो डेवलपर या तो देश छोड़ के चला गया या उसे डिलीवर नहीं किया। तो हमने जब इस रियल एस्टेट में जब हमने एंट्री की तो हमने इसको पहले समझा कि हमें पहले देखा कि होता क्या है इस रियल एस्टेट में। 2018 में हमने अपनी जर्नी स्टार्ट की। 2018 से पहले मुझे 6 महीने वर्किंग किया मैंने। तो वर्किंग में ये रिज़ल्ट आया कि मैक्सिमम लोग ना बेचने पे फोकस करते हैं, बनाने पे फोकस नहीं करते। बहुत से लोग जिसके कारण ट्रस्ट नहीं है। तो हमने अपना की एजेंडा रखा सबसे पहले दिन से ही कि हम जब भी कोई प्रोजेक्ट अभी मतलब जब भी अभी स्टार्ट करेंगे हम जर्नी को, तो हमारा सिर्फ एजेंडा एक ही होगा कि हम सबसे पहले उसको डिलीवरी करने पर फोकस करेंगे। बेचने का फोकस हमारा सेकंड होगा। फर्स्ट फोकस होगा हम उसको डेवलप करें, बना के दें उसको, जो हम उसके कमिटमेंट कर रहे हैं। तो जो जो चीज़ मैंने सोची वो मैंने की ऑन पेपर, तो जिसके कारण हमारा ट्रस्ट बिल्ड होगा। आज की डेट में हम लोग सबसे पहले यही सोचते हैं कोई भी प्रोजेक्ट है कि उसको बनाएं, बेचेंगे बाद में, कोई बिक जाएगा। सबसे पहले यही कस्टमर का पैसा बड़ा ही, सभी का पैसा अच्छा होता है ये नहीं कहता, बड़ा ही मेहनत से कमाया होता है। यदि वो पैसा इधर उधर जाएगा तो उसका ट्रस्ट ऑब्वियस ही ख़राब होगा। तो हमने सबसे मद्देनजर यही रखा हमेशा कि हम किसी भी तरह के कुछ भी करें, कैसे भी करें, अपना कैश फ्लो कैसे मेंटेन करना है, हमने अपनी जर्नी को कैसे करना है। तो सबसे पहले हम डिलीवरी पे फोकस करें। तो हमारा सिर्फ एजेंडा ये था कि हम डिलीवरी फोकस, जिसके कारण हमारा ट्रस्ट बिल्टअप होता चला गया। जो इसकी बैकबोन थी उसके ऊपर हमने फोकस किया कि सबसे ज़रूरी काम जो है वो डिलीवरी है। राइट, मोस्टली बिल्डर्स के प्रोजेक्ट्स डिले होते हैं, दैट वी हैव सीन इन आवर इंडस्ट्री। लेकिन जब एसटीजे की बात करें, आई थिंक मोहाली सिटी सेंटर द बिगेस्ट प्रोजेक्ट टाइम से पहले डिलीवर्ड है। और अगर आप देखें कि द स्केल, मतलब जिस लेवल पे ये डिलीवर किया गया, व्हाट इज़ द विज़न जब आपने ये शुरू किया था, क्या सोच के इतने बड़े लेवल पर, वो भी कमर्शियल? उसका रीज़न क्या रहा है जी, मैंने आपको अभी बताया जैसे कि हमारा एजेंडा पहले, सबसे पहला एक ही एजेंडा कि हम डिलीवरी टाइम पे दें। तो उसके लिए 3 कोर पॉइंट, सबसे बड़ा पॉइंट्स क्या है इसके अंदर 3 है। एक तो आपके पास जितना भी स्टाफ है वो स्किल्ड होना चाहिए, उसके ऊपर हमने बड़ी वर्किंग की कि हम अपने स्टाफ पे वर्किंग करें। सेकंड पॉइंट था कैश फ्लो, कि हम किसी भी स्टेज में हमारा प्रोजेक्ट यदि हमने 2 साल का कमिटमेंट किया किसी से, तो वो 2 साल मैंने कमिटमेंट किया पर मैं अपने माइंड में उसको 18 महीने लेके चल रहा हूँ कि उसको मैं अपने कैश फ्लो को कैसे मैनेज करूँ कि मुझे कहीं रुकावट ना आए। तीसरा सबसे बड़ा पॉइंट है कि प्रोजेक्ट कॉस्ट।
जब भी मैं अपनी प्रोजेक्ट कॉस्ट बनाता हूँ तो मैं उसके अंदर 10% एक्स्ट्रा पैसा लेके चलता हूँ। कोई वॉर होगी, कोई ऐसी चीज़ होगी जिसके कारण हमारी रेट बढ़ गया किसी भी रॉ मटेरियल का, तो 3 चीज़ें ऐसी है जो मेरे को 2-3 की पॉइंट्स हैं ऐसे जो मेरे को डिलीवरी ऑन टाइम और बिफोर टाइम करने के लिए मेरे को सहूलियत करते हैं कि वो ऑन टाइम है उस चीज़ को डिलीवर कर पाता है। राइट, बिल्कुल आपने सही आई थिंक डिस्कस किया वॉर का एंगल, जैसे अभी कोई भी रिसेंट एंगल हो टाइम में। सकता है, हाँ, टाइम बढ़ गया, रेट बढ़ गए, राइट, तो जिसके कारण आपने पहले ही सोचा हो कि नेक टू नेक चल रहे हो, आपने पहले ही प्रोजेक्ट को 10% एक्स्ट्रा लेके चल रही हो, दैट इज़ योर प्रॉफिट। राइट, यदि वो नहीं कुछ होता है तो आपका प्रॉफिट इंक्रीज हो जाएगा, बट फर्स्ट डे आपको प्रोजेक्ट कॉस्ट 10% एक्स्ट्रा लेके चलनी पड़ेगी। राइट, फिर सेकंड डे की कैश फ्लो, वॉर लग गई, कुछ हुआ, कैश फ्लो खराब हो गया, अब उसकी चीज़ को आप मैनेज कर रहे हो, ठीक है। फिर उसके बाद स्किल लेबर, आपका जो काम कर रहे हैं, जो भी आपका कॉन्ट्रैक्टर है, क्या वो इसके ऊपर काम कर सकता है, डिलीवरी टाइम पे दे सकता है, तो उस चीज़ पे काम किया है। मतलब बेस लेवल बेसिक चीज़ों पे काम किया है, जिसके कारण हमें कभी भी आज तक प्रॉब्लम नहीं आई। राइट, हम अपनी कमिटमेंट में पूरा उतरे हैं, तो जिसके कारण हमारा ट्रस्ट भी बना है। राइट। वॉर के एंगल से मैं पूछना चाह रहा हूँ, जैसे अभी रिसेंट टाइम में मिडल ईस्ट में कन्फ्लिक्ट चल रहा है, वॉर चल रही है, जिसकी वजह से दुबई एक ऐसी रियल एस्टेट की मार्केट है, लोग बड़ा चार्मिंगली उसको देखते थे कि हमें दुबई में इन्वेस्ट करना है। अब वही लोग पुल बैक कर रहे हैं, वही लोग सोच रहे हैं कि किसी ना किसी तरह से एग्जिट आ जाए, पैनिक सेलिंग हो रही है वहाँ पे। तो आई थिंक दिस इज़ द राइट टाइम फॉर द पीपल टू अंडरस्टैंड कि ट्राई सिटी मार्केट के अंदर जो स्टेबल है, जो ग्रो कर रही है, वहाँ पे राइट इन्वेस्टमेंट बन सकती है। एज अ डेवलपर आपकी क्या अप्रोच है इस चीज़ पे? 100% बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जैसे हम लोगों के इंडियंस बहुत सारे सेटल्ड हैं दुबई में, तो जब अभी ये कन्फ्लिक्ट हुआ जो ईरान, इराक, जो भी है, इसराइल, यूएसए का, तो उससे ठीक है उन देशों में काफ़ी डिस्टर्बेंस हुई। तो जो वहाँ रह रहा है, जो भी लोग रह रहे हैं, जितने भी लोग रह रहे हैं, तो उनका माइंड में एक आया है क्यों ना मैं अपने हिंदुस्तान में ही इन्वेस्टमेंट करूँ। तो पिछले मैं 15-20 दिन से देख रहा हूँ, तो मुझे नज़र आ रहा है कि जो हमारी इन्वेंट्री है, काफ़ी वो लोग ले रहे हैं जो दुबई में सेटल्ड है। रीज़न बीइंग यही है कि वो लोग इंडिया में अपनी प्रॉपर्टी सेटल करना चाहते हैं, वहाँ से पैसा निकाल के इंडिया इन्वेस्ट। फिर उन्होंने इंडिया में मोहाली ही क्यों चुना, ये भी एक पॉइंट था। और हम क्यों कहते हैं कि मोहाली ही चुने, क्यों ट्राई सिटी? उसका रीज़न है कि हमारा हमारा बिल्कुल एडजॉइनिंग चंडीगढ़ है, और चंडीगढ़ के तर्ज पर ही मोहाली और पंचकुला बना है, तो ये पूरा प्लान्ड है। तो प्लानिंग, जैसे अब हम दुबई में जाते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, तो वैसे ही आप चंडीगढ़ आते हो तो वैसे ही अच्छा लगता है। राइट, तो उन लोगों को चंडीगढ़ फेवरेबल लग रहा है कि मैं ट्राई सिटी में कहीं भी लूँ, और फिर डायरेक्ट फ़्लाइट्स है। फॉर एग्जांपल आप दुबई में जॉब कर रहे हो तो आपको चंडीगढ़ से डायरेक्ट फ़्लाइट मिलती है। तो 3-4 रीजंस है, लोग मूव हो रहे हैं चंडीगढ़ में मोहाली की तरफ। चंडीगढ़ मोहाली की तरफ मूव हो रहे हैं दुबई से, एज़ पर इन्वेस्टमेंट ऑफ रियल एस्टेट। राइट। बीइंग एनआरआई माई सेल्फ, और मेरे जो क्लाइंट्स हैं एनआरआई हैं, वो बेसिकली वो भी आई थिंक यही आज के एंगल ले रहे हैं कि हमें अपनी रूट्स के साथ कनेक्टेड रहना चाहिए। एंड व्हेन इट कम्स टू पंजाब, तो लोगों को ये है कि जिन्होंने बाहर का लाइफस्टाइल देख लिया ना सर, वो मेरे ख्याल से पुराने अपने गांव में फीलिंग तो रखते हैं बट रह नहीं सकते। रह नहीं सकते। तो उनको ये है कि कोई ना कोई घर ऐसा चंडीगढ़ ट्राई सिटी में ही हो जाए। एंड उसमें आपके जो प्रोडक्ट्स हैं, फॉर एग्जांपल आपके जो प्रोजेक्ट्स हैं, एनआरआई ऑडियंस के लिए बड़े रेलेवेंट है। मेरे को खुद को ये चीज़ बड़ी फील हुई, तो आई वांट टू अंडरस्टैंड कि आप उनके लिए क्या ऐसे, जैसे आपने बोला कि दुबई के लेवल पे कम्युनिटीज़ तो बन रही हैं, चंडीगढ़ खुद, मोहाली खुद ऐसा बन रहा है, आप प्रोजेक्ट्स में ऐसा क्या कर रहे हैं? प्रोजेक्ट में हम लोग कह रहे हैं, हम लोग क्या है कि लग्जरी की तरफ लोग जा रहे हैं आफ्टर कोरोना। तो मैक्सिमम पीपल लग्जरी की तरफ जा रहे हैं कि स्पेंड द मनी, कि मुझे पैसा लगाना है, अपने घरों में पैसा लगाना है, मुझे अपना कमर्शियल घर बना, कमर्शियल कोई शॉप खोलनी है, या मुझे कोई रेस्टोरेंट खोलना, कुछ भी करना है कमर्शियली। तो हर आदमी आजकल पेइंग कैपेसिटी बहुत बढ़ गई आफ्टर कोरोना। जो पहले लोग सेविंग करते थे, अब लोग कहते हैं नहीं, घर होना चाहिए, या मुझे शॉप होनी चाहिए, या मुझे अपना सेल्फ ऑक्यूपाइड ऑफिस चाहिए, तो वो मुझे अपना ख़रीदना है। और वो ख़रीदना भी वैसे नहीं है नॉर्मल वाला, वो भी मुझे लग्जरी ख़रीदना है। तो उसको मद्देनज़र रखते हुए जितने भी हम प्रोजेक्ट आप बना रहे हैं, तो हम हाई एंड लग्जरी बना रहे हैं। तो उसके तर्ज पे हम जो काम कर रहे हैं, तो टॉप क्लास आर्किटेक्ट, टॉप क्लास सर्विस प्रोवाइडर, मतलब हर चीज़ हम टॉप क्लास कर रहे हैं। यदि हम एक प्रैक्टिकल हमारा प्रोजेक्ट आ रहा है अभी, जिसमें हमने लास्ट 15-20 दिन में हमने काफ़ी अच्छी बुकिंग की है दुबई से, दुबई के लोगों से जो दुबई जॉब करते हैं, पर इंडिया से टच हैं, रूट से पंजाब में भी हैं। तो का रीज़न ये है कि जो उनके साथ मेरे साथ लोग जुड़े हुए हैं, जो भी उनका मेरे साथ जो काम करने वाले लोग हैं। फॉर एग्जांपल मेरा आर्किटेक्ट है, वो हिंदुस्तान का नंबर 1 आर्किटेक्ट है, हाफिज़ आर्किटेक्ट। तो ऐसे लोगों को मैंने उसका जोड़ा हुआ है ताकि मैं उसकी डिलीवरी अल्ट्रा लग्जरी दूँ। और मैं अपने मुंह से ना कहूँ अल्ट्रा लग्जरी दे रहा हूँ, चलो मैं अभी कह रहा हूँ, चलो आपने पूछा था क्वेश्चन है, लोग मेरे बारे में कहें कि मैंने अल्ट्रा लग्जरी, क्योंकि लोग सपने तो दिखा देते हैं पर रिजल्ट नहीं आते। बट अभी यदि आप मेरे प्रोजेक्ट पे जाके देखोगे, तो आप 10 प्रोजेक्ट देखोगे तो आपको महसूस होगा कि हम कहीं ना कहीं अल्ट्रा लग्जरी की तरफ जा रहे हैं। राइट। आई थिंक बिल्डर के लिए, डेवलपर के लिए टीम बहुत ज़रूरी है। अच्छी, आपने स्टार्टिंग में भी ये बात बोली स्किल्ड टीम के, सेल्स, कॉन्ट्रैक्टर्स, आगे इंटीरियर डिज़ाइनर्स, आर्किटेक्ट्स, आई थिंक यू हैव गॉट द बेस्ट
मेरी आपकी सेल्स टीम्स में वीपी मिस्टर जतिन से बात हुई, तो आई फेल्ट दैट कि इट्स नॉट अबाउट सेलिंग ओनली, आप क्लाइंट को उस वे में अकोमोडेट कर रहे हैं कि क्या उसकी नीड्स है और उसको कैसे हम बेटर सर्विस दे सकते हैं। एंड आपने कॉन्ट्रैक्टर जो बताया, डिज़ाइनर बताए, आई थिंक आप टीम के बारे में अगर थोड़ा सा बता सको सर कि टीम के कौन बारे कौन में आपके साथ ऑन बोर्ड है जो सबसे बेस्ट है। टीम के बारे में मेरा एक ही सोच रहे हैं, आप टीम को देखो, कोई भी इंसान सीख के नहीं आता कभी भी, चलो हमने भी सीखा कहीं ना कहीं से। तो सबसे पहले क्या, टीम की रिटेनरशिप, आप कितना लॉन्ग टर्म, मैं अपनी लाइफ में मुझे नहीं लगता कि मेरा कोई टीम मेंबर कभी छोड़ के गया हूँ। 2007 से मैं बिजनेस कर रहा हूँ, तो मेरी जर्नी को उससे पहले फादर साहब करते थे, तो 2007 से लेकर 18 साल में मेरे साथ जो जुड़ गया वो स्टाफ नहीं गया कहीं भी। तो ये बहुत ही बड़ा आपका बैकबोन है कि जहाँ आपका स्टाफ आपके साथ जुड़ा हुआ है हमेशा। वो क्यों जुड़ा हुआ, क्योंकि वो हम अपनी फैमिली समझते हैं उसको। मैंने स्किल लेवल की बात की, मेरा कॉन्ट्रैक्टर है, उसको डेली उनके जो स्किल लेवल है, हज़ार लोग काम करते हैं, उनको कैसे ट्रेनिंग देनी है, क्या करना है, मैं पर्सनली अपने सेल्स स्टाफ को, मतलब हर जगह ट्रेनिंग है, और मेरा वो स्टाफ मेरे साथ जुड़ के रहे, वो मेरी सबसे ज़्यादा ही मतलब कि स्ट्रेंथ है। उस स्ट्रेंथ को मैं छोड़ना नहीं चाहता। तो स्टाफ ऐसे यदि हम फैमिली मेम्बर की तरह काम करें ना, तो आप ज़्यादा ग्रो करते हो, हमेशा ज़्यादा ग्रो करते हो। और करना क्या, ग्रो ही करना है ना। तो हम क्यों ना उस एंगल को चुने जो आपको दिल से ग्रो कराए। यदि हम किसी को, मेरे स्टाफ को मैं अपना फैमिली मेम्बर मान रहा हूँ, तो डेफिनेटली वो मेरे को दिल से काम भी करेगा और मेरे को दिल से ग्रो भी करवाएगा। बिल्कुल, हम अपने स्टाफ की केयर कर रहे हैं और स्टाफ हमारी ऑटोमेटिक करेगा। डेफिनेटली। ओके, सो आपका जो सर सबसे पहला प्रोजेक्ट था मोहाली सिटी सेंटर, बहुत फेमस है। आई मीन ट्राई सिटी, ऐसा कोई भी बंदा नहीं होगा जो जानता नहीं होगा इस चीज़ को। लोग कहते हैं कि रेजिडेंशियल इज़ द सेफ बेट, रेजिडेंशियल पे पैसा लगाओ, कभी भी आपका स्टक नहीं होगा या जल्दी मूव हो जाती है मनी, इस चीज़ में ऐसी होती हैं। कमर्शियल को बड़ा रिस्की माना जाता है। मेरी खुद की अंडरस्टैंडिंग ये कहती है कि कमर्शियल ज़्यादा सेफ नेट है अगर कोई पर्सन एज रियल इन्वेस्टर आ रहा है। तो आपके क्या विजन थे कि कमर्शियल में सबसे पहले एंटर किया, और कमर्शियल में क्या एडवांटेजेस हैं अगर इन्वेस्टर्स को आप बताना चाहो? देखो, मैंने आपको बताया, जब मैंने रियल एस्टेट बिजनेस शुरू किया, मैंने स्टडी किया पहले, सबसे पहले तो कि लोग क्या क्या करते हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, जो लोग फेल हो जाते हैं, या लोग इन्वेस्टर है या उसका कस्टमर उस पर ट्रस्ट बिल्डअप नहीं कर पाते। तो उसमें 3 की पॉइंट मिले मुझे उस चीज़ में, जैसे मैंने आपको बताया कि वो डिलीवरी ऑफ फोकस, 3-4 की पॉइंट्स मिले कि डिलीवरी ऑफ फोकस नहीं कर सकते। दूसरा क्या करते हैं वो लोग, बड़े बड़े बोर्ड लगा देते हैं कि यहाँ पर ये आएगा, और उसके बाद वो सपने दिखाते हैं। जब वो सपने पूरी नहीं होते, कस्टमर का ट्रस्ट फैक्टर टूट जाता है। तो आप बनाने से पहले बड़े बड़े बोर्ड लगा देते हो, तो पता नहीं होगा नहीं हुआ फ्यूचर में। ठीक, आप कोशिश कर रहे हो, मैं ये नहीं कह रहा कि आप कोई फर्जी फाड़ा कर रहे हो, ऐसा नहीं है, पर आप उस चीज़ को 3 साल बाद लगाओ ना। क्यों सपने दिखा रहे हो, क्या था 3 साल बाद उसका मन ही ना हो, आपका मन उसको लाने का, उसका मन ही ना हो। फिर कहीं ना कहीं फिर हमने देखा कि बहुत से लोग ऐसा था कि बड़े बड़े ब्रांड एम्बेसडर कर लिए, बट डिलीवरी के वो फोकस ही नहीं है। तो बहुत बड़ा चैलेंज है ये। 3-4 चैलेंजेस ऐसे थे। कुछ लोग ऐसा करते थे कि अपने प्रोजेक्ट के अंदर ही एक दुकान, अंदर से जाकर दुकान के अंदर दुकान खोल लेते हैं लोग कि प्रोजेक्ट के अंदर कोई रीसेल की डील आई तो खुद ही ले ली, परचेज कर ली। उससे क्या होता था, ट्रस्ट फैक्टर खत्म हो जाता था, मेरा प्रॉफिट उस डेवलपर ने खा लिया, क्योंकि उसको मेरी जन्म कुंडली पता है ये प्रोडक्ट क्या है। तो उस चीज़ पे लोग फोकस करते हैं। तो इन चीज़ों को 3-4 चीज़ थी की पॉइंट से। तो हमने कभी भी अब तक आज तक ना, कमर्शियल हमने जब शुरू किया तो हमने 3-4 की पॉइंट्स लिए। तो उस चीज़ के ऊपर सबसे पहले जब हमने MCC 1 शुरू किया तो हमारा प्रोडक्ट नहीं बिका पहले 3-4 महीने, 2 महीने। तो हम बिका नहीं, तो हमारी मतलब कोई टेंशन नहीं थी, 1% भी दिमाग में कोई टेंशन नहीं थी, क्योंकि हमने सबसे पहले यही सोचा हमें बेचना नहीं है, बनाना है। राइट। तो हमने उसको डेवलप किया, डोर डेवलप किए, पूरा अच्छे से डेवलप किया। तो 1 साल बाद जब डेवलप कर तब बिक गया वो। बेचना था पहला पॉइंट। सपने नहीं दिखाए लोगों को, बार बड़े बड़े बोर्ड नहीं लगाए कि यहाँ पर ये आ रहा है, वो आ रहा है, किसी को रिटर्न नहीं दी, दुकान के अंदर दुकान नहीं खोली। जो की पॉइंट्स हैं, जो फेलियर के चांसेस होते हैं जिसमें, वो चीज़ें हमने कुछ नहीं की, जिसके कारण हमारे को लोगों ने प्यार किया। तो हम सिर्फ 1, फिर लोग कंटिन्यू हम कमर्शियल में चलते चले गए। तो राइट इन्वेस्टमेंट इसलिए रहती है कमर्शियल की, जब आप कमर्शियल बनाते हो कभी भी, कोई भी कस्टमर कभी, तो उससे उसको रेंटल इनकम होती है, वो अपनी शॉप खोलता है। तो उससे इनकम से मतलब कि पहले इनकम फिर घर। यदि आपका इनकम नहीं होगा, आपने घर ले लिया, तो आप कैसे बनाओगे कमर्शियल? तो लोग हमसे हैप्पी थे, उनकी इनकम जनरेट हुई, तो उन्होंने आगे घर ले लिया। फॉर एग्जांपल ले रहे होंगे या ले लेंगे, जो भी होगा। तो हमारा फोकस कमर्शियल ये था कि पहले कमर्शियल फिर घर, पहले दुकान फिर घर। पहले बुजुर्गों में ये कहा है कि ये मेरे पास दुकान है तो घर तो बन ही जाएगा, घर से दुकान नहीं बन सकती। तो उस एजेंडे से हमने कमर्शियल से अपनी जर्नी को पुरानी कहावत है, पहले दुकान फिर मकान, और ये आई थिंक बड़ा सच है आज के बड़ा सच है ये। तो उस जर्नी से हमने अपने आप को उसी चीज़ को मध्य रखते हुए अपनी जर्नी को कमर्शियल से स्टार्ट किया। सो 2 प्रोफाइल्स के हिसाब से मैं अंडरस्टैंड करना चाहूँगा। लेट्स से एक NRI है, वो सोच रहा है कि मैं फुल एंड फाइनली वापस मूव करना चाह रहा हूँ इंडिया के अंदर। तो उसको दिक्कत ये आ रही है कि सेटअप कहाँ पे करा जाए। आई थिंक STJ ग्रुप
जो मोहाली सिटी सेंटर है या पिनैकल है, दोनों अगर वेंचर्स की बात करें डिस्टेंस बहुत क्लोज है, सो अगर दोनों चीज़ों में इन्वेस्ट करा जा सकता है तो कमर्शियल इन्वेस्टमेंट भी हो गई एंड रेजिडेंशियल यू गॉट अ गुड हाउस एज वेल। तो व्हाट वुड यू से कि ये कैसे उनके लिए एक बड़ा सेटलमेंट प्लान बन सकता है इजीली? उसके लिए प्लान सब, जब भी एनआरई कस्टमर वो इंडिया में सेटल हो, सबसे पहले तो उसको देखना चाहिए, सबसे मैं आएगा ना, मेरा प्रोडक्ट ले या ना ले वो एक सेकेंडरी बात है। प्राइमरी है क्या उसको उस तरह की फैसिलिटी मिलती है जो दुबई में मिलती है या गल्फ़ कंट्री में कहीं भी मिलती है, तो उसको वो स्टेशन देखना है कि जहाँ पर उसको फैसिलिटी मिलती है। तो सबसे मेरे मेरे सोचने के हिसाब से चंडीगढ़ इज़ द बेस्ट, राइट। जो उस तर्ज पे बना हुआ है, जिसमें खुले खुले रोड, कोई ट्रैफिक जाम नहीं है, कुछ नहीं है। सबसे पहला पॉइंट। सेकेंडरी पॉइंट यह हो गया है कि आसपास, जैसे मैं मोहाली की बात कर रहा हूँ, तो आसपास क्या है, सबसे बड़ा पॉइंट, सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है कि यहाँ हमारे पास एयरपोर्ट है। तो सबसे बड़ा है कि आप किसी भी वर्ल्ड में कहीं से भी जुड़ना है तो आपको एयरपोर्ट नज़दीक चाहिए, तो आपको सबसे बड़ा प्लस पॉइंट हो गया कि इस ट्राई सिटी में बहुत ही कम डिस्टेंस पे आपको एयरपोर्ट मिल जाएगा, जहाँ से आप कहीं भी वर्ल्ड वाइड कहीं भी जा सकते हो। तो ये भी एक फैसिलिटी है उसको। थर्ड पॉइंट हो गया कि मोहाली पे यदि मैं गवर्नमेंट की बात करूं, पंजाब गवर्नमेंट की बहुत ही ज़्यादा फोकस्ड है, बहुत ही ज़्यादा फोकस्ड है। तो जब कोई भी चीज़ को डेवलप होना और गवर्नमेंट फोकस्ड होना, तो वो डेवलप होगी ट्रू। 100% होगी। आप कुछ कर पाओ ना कर पाओ, गवर्नमेंट ने सोच लिया वो होगा। तो यदि मैं पूरे पंजाब की बात करूं तो मुझे ऐसा लगता है कि पंजाब में मोहाली के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस्ड है सरकार हमारी। तो इसलिए मैं ये चाहूँगा कि यदि वो मोहाली में इन्वेस्ट करता है और हमारे पास इन्वेस्ट करता है तो हमारे पास दोनों ऑप्शंस है। उसके बाद रेंटल इनकम भी ऑप्शंस है, प्री लीज में हमारे पास चीज़ें बहुत हैं, और घर तो हम लग्जरी बना ही रहे हैं, अल्ट्रा लग्जरी। राइट। तो वो इन्वेस्ट कर सकता है बहुत साइड में हम लोगों को। तो पहले तो उसको सिटी चुनना है, उसके बाद उसको डेवलपर चुनना है कि कौन सा डेवलपर बेस्ट है जो उसको डिलीवरी कर पाए। कि उसको डिलीवरी वाला फ्यूचर में डिलीवरी, यदि उसको आज की डेट में उसको ये चाहिए, मुझे इंस्टेंट चाहिए, तो वो भी प्रोडक्ट हमारे पास है। राइट। कि उसको ये चाहिए कि मुझे नहीं आज ही शिफ्ट होना, वो भी मेरा इन फ्यूचर के हिसाब से मेरे पास दोनों चीज़ें हैं अवेलेबल। तो उसकी चॉइस है। मोहाली डेफिनेटली बहुत ग्रो कर रहा है। मैं रीसेंट न्यूज़ में देख रहा था इंडिया का सबसे पहला एआई टावर मोहाली में गवर्नमेंट ने पास ऑन करा है। तो आईटी सेक्टर को बूम कर रहे हैं एंड आईटी इज़ द बैकबोन। बिल्कुल, जितना IT आईटी is ग्रो the कर रहा है backbone. एंड आपकी जो पिनैकल, आई थिंक दैट इज़ इन द हार्ट ऑफ आईटी In सिटी। the height of the IT and is the tallest building in the Chandigarh, Tri-City. और उसमें भी लग्जरी 5+1 एंड अल्ट्रा अल्ट्रा लग्जरी। मैं बार बार अल्ट्रा लग्जरी बोल रहा हूँ, पर मैं सोचता हूँ कि मेरा कस्टमर ये बात कहे मुझे। नहीं, मैं भी इसीलिए बार बार सुन रहा हूँ मेरे को, क्योंकि आपसे ये जानना है। सोच मेरी ऐसी है, बट कस्टमर मेरा बोले तो ज़्यादा खुशी होगी ट्रू। मुझे। मेरे को भी आपसे जानना है, आपका एक्चुअली स्टार्टिंग बिजनेस था ज्वेलरी, दैट इज़ ऑल्सो लग्जरी, मतलब वो तो एक लग्जरी चीज़ ही है ना लोगों के लिए। तो स्टार्टिंग वहाँ से करके ज्वेलरी से, हाउ कम रियल एस्टेट, ये कैसे उसका ट्रांजिशन? रीज़न क्या रहा, 2007 में मैंने अपनी ज्वेलरी इंडस्ट्री शुरू की। मेरे फादर साहब फूड ग्रेन में थे, तो जब मैंने अपना काम करना शुरू किया तो मैं ज्वेलरी इंडस्ट्री करते करते 2018 आ गया, मैं 10-11 साल हो गए। तो मैंने सोचा क्यों ना हम एक काम और करें, एक बिज़नेस और करें। तो फिर मैंने बड़ा दिमाग लगाया कि मुझे क्या करना चाहिए। फिर मेरे को माइंड ने एक ही बात कही मुझे कि मैं एसेट बेचता हूँ, मैं गोल्ड बेचता हूँ, तो वो एसेट है ये मेरे कस्टमर के। क्योंकि क्यों ना मैं दूसरा काम भी ऐसा ही करूँ जो एसेट हो उसके लिए। राइट। तो मुझे रियल एस्टेट नज़र आया कि उसमें वो दोनों प्रोडक्ट है। जैसे आप सोना लेते हो तो वो आपका एसेट है, और प्रॉपर्टी लेते हो वैसे। इसलिए मैंने अपनी जर्नी में एक चीज़ जो ऐड की वो रियल एस्टेट ऐड किया। ट्रांजिशन में कोई चैलेंज आया? ट्रांजिशन चैलेंज नहीं आया, क्योंकि मैंने प्री प्लान्ड अपना कैश फ्लो, हर चीज़ मैंने प्री प्लान करके ही किया, तो मुझे कहीं प्रॉब्लम नहीं आई। ओके। और जैसे हमने स्टार्टिंग करी थी बिल्डर के ट्रस्ट पे, आई थिंक एक पॉइंट यहाँ पे आता है कि जो एक्स्ट्रा कॉस्ट होती है बाद में प्रोजेक्ट के बाद हैंडओवर के टाइम पे लगती है, उसे कई लोग पीएलसी, आप उसको क्लब मेंटेनेंस चार्जेस कह लो, आई फील दैट कि वो एक तरह से वैल्यू ड्रिवन है, मतलब जब हम पे कर रहे हैं चार्जेस तो वैल्यू मिल रही है लोगों को। बट सम पीपल हैव यूज्ड इट इन अ रॉन्ग वे, बिल्डर्स ने गलत तरीके से इसको सिर्फ पैसा कमाने के लिए ले लिया हुआ है। तो आपके हिसाब से अगर हमने यूज़र्स को कन्फाइन करना हो, समझाना हो कि इट इज़ वैल्यू ड्रिवन एज लॉन्ग एज कि आप अच्छा बिल्डर चूज़ कर रहे हो, तो इन चीज़ों की क्या वैल्यू होती है सर रियल टाइम में? तो रियल टाइम में वैल्यू जो, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने किसी चीज़ की सर्विस देनी है, कोई पीएलसी देनी है, पीएलसी मतलब पार्क बना के देना है, मुझे क्लब हाउस का पैसा लेना है, तो मैं उसको अच्छी चीज़ देना चाहता हूँ। सबसे पहले ये है कि कस्टमर जो इनॉयड हो जाता है, बहुत से कस्टमर बाद में पूछते हैं, तो सबसे पहले है कि हमारे कैटलॉग में हर चीज़ क्लैरिटी होती है कि मैं इस चीज़ की पीएलसी दे रहा हूँ, वो हमारी प्रोजेक्ट कॉस्ट ही होती है, ऐसा कोई मेरा कोई एक्स्ट्रा प्रॉफिट नहीं होता। यदि कोई इनॉयड होता है तो उसको पहले मेरा कैटलॉग पढ़ना चाहिए कि मेरे पे एक्स्ट्रा चार्जेस क्या क्या है, क्योंकि यदि मैं किसी सर्विस को दे रहा हूँ तो डेफिनेटली मैं उसके चार्ज तो लूँगा। तो उसके बाद ये जो चार्जेस होते हैं जनरली डेवलपर लास्ट में लेता है, जनरली जब वो फिजिकल पोजीशन देता है।
तो मेरी तरफ से सजेशन यही रहेगा हमेशा हर क्लाइंट को कि वो उस चीज़ की सर्विस को पहले चेक कर ले कि वो सर्विस उस लेवल पे हो रही है नहीं हो रही। फॉर एग्जाम्पल मैंने किसी की चीज़ के चार्ज किया है और मैं वो चीज़ दे नहीं पा रहा हूँ तो इनाइड होगा, डेफिनेटली इनाइड होगा, वो पैसा दिया उसने। तो उसको देखना चाहिए वो चीज़ ऐसे ऐसे डेवलप हो रही है तो उसको पैसा देने में कोई दिक्कत नहीं है, होनी भी नहीं चाहिए यदि वो सर्विसेज ले रहा है उस चीज़ की। राइट। सो वैल्यू अगर उसको मिल रही है तो दैट इज़ वेरी जस्टिफाइड। जस्ट वैल्यू फॉर मनी है, उसके पैसा दे रहा है, उसको चीज़ के साथ बदले में उसको सर्विस मिली है तो उसको इनाइड नहीं होना चाहिए उस चीज़ से, और वो जेन्युइन है, मतलब ऐसा नहीं है कि वो गलत कर रहा है डेवलपर उसके साथ। ट्राई सिटी की मार्केट को लोग मतलब वो सोचते हैं कि बैलून बन गया हुआ है, बबल बन गया हुआ है, ये कभी ना कभी फटेगा। आप तो मतलब डे एंड नाइट इस चीज़ में हो, फुल फ्लेज हो, तो आपका क्या अंडरस्टैंडिंग है इस चीज़ को? नहीं, ऐसा नहीं है। यदि मैं ट्राई सिटी की बात करूँ तो लोग ऐसा सोचते हैं, डेफिनेट जो नेगेटिव माइंड के लोग होते हैं वो डेफिनेटली ऐसा सोचते हैं कि बैलून बन गया, ये फट जाएगा, प्राइस डाउन हो जाएगा। बट आप ट्राई सिटी में आप जाके देखिए कि आपको 90% कोई भी इन्वेंट्री खाली नहीं मिलेगी। तो यदि कोई चीज़ फटने वाली होगी तो कंफर्म है कि वो फ्लैट भी खाली पड़े होंगे, कमर्शियल भी खाली पड़ा होगा। आज कमर्शियल या फ्लैट बनने की देर है, उसमें ऑक्यूपाइड बंदा उस सेम डे, मुझे पूरे चंडीगढ़ ट्राई सिटी के अंदर एक भी फ्लैट या एक भी शॉप, मैं ग्राउंड फ्लोर की बात कर रहा हूँ, तो कोई मतलब ठीक है ऊपर फ्लोर टाइम लेंगे, रेंटर पे चढ़ते हैं, बट ऐसा नहीं डिमांड उसकी पूरी रहती है। यदि हम रेजिडेंसी की बात करें तो रेडी इन्वेंट्री के अंदर खालीनेस नहीं है, कोई मतलब खाली नहीं है कोई चीज़। तो बबल वहाँ होता है यदि हमारे पास बहुत सी इन्वेंट्री ऐसी है हमारे शहर के अंदर कि जो खाली पड़ी है, तो डेफिनेटली फिर तो बबल ही है। और तीसरा सबसे इसमें एक बहुत की पॉइंट है कि चंडीगढ़ में ऐसा क्या है, एक तो रेट बहुत बढ़ रहे हैं, जैसे आपने कहा बबल ना बन जाए, ऐसा क्या है, उसका रीज़न क्या है कि लोग चंडीगढ़ को पसंद करते हैं। और क्या है कि यहाँ पर एनसीआर के लोग जो पहले नहीं आना चाहते थे दिल्ली के, जब कोरोना हुआ, जो वहाँ का एयर लेवल है वो काफ़ी ख़राब है। तो अब मैं देखता हूँ जनरली कि हम लोग इतना इन्वॉल्व हैं इस बिजनेस के अंदर, तो एयर क्वालिटी वहाँ की डाउन होने का तो वो लोग भी मूव कर रहे हैं। तो चंडीगढ़ में मूवमेंट ऑफ लोग कहाँ कहाँ से आते हैं, एनसीआर से आते हैं, पूरा हिमाचल है, पूरा पंजाब है, पूरा हरियाणा है, पूरा JNK है। तो माइग्रेशन बहुत ज़्यादा है, बहुत बड़े लेवल पे है। तो जिसके कारण मुझे नहीं लगता कि कहीं भी ऐसा होगा कि प्राइस डाउन आएंगे, कोई बबल नहीं है। जेन्युइन डिमांड है कि लोग हर जगह से, लोग उनका सपना है कि मैं चंडीगढ़ में रहूँ। चंडीगढ़ में रहेंगे तो पॉपुलेशन बढ़ रही है डे बाई डे, तो कैसे वो ड्राइव हो रही है, तो उसमें बबल वाली बात नहीं है, जेन्युइन कस्टमर्स हैं। राइट। और रेरा आने के बाद आई थिंक बहुत सारे चैलेंजेस इंडस्ट्री के तो सॉल्व हो गए हैं। आप ये बता सकते हैं कि अगर किसी पर्सन ने रेरा के बाद इन्वेस्टमेंट करी है, वो कहाँ तक सेफ है, या उसके बाद भी उसके साथ फ्रॉड हो सकता है कहीं पे? देखो, रेड़ा के बाद उसके साथ टाइटल में फ्रॉड नहीं हो सकता, टाइटल इज़ द जेन्युइन रेड़ा। मैं रेड़ा की तरफ से कहूँगा कि कस्टमर को एक सबसे बड़ा बेनिफिट है। देखो, बाकी चीज़ एक डेवलपर भाग ही गया डेवलपमेंट देने से पहले ही, डेवलप करने था, उसमें रेड़ा भी क्या करेगा। तो रेड़ा प्रोजेक्ट कोई भी, मैं यही सजेशन करता हूँ कि हमेशा की जो भी कस्टमर है, कोई रेड़ा प्रोजेक्ट ही जिसका रेड़ा आ चुका है, कम से कम उसको ये प्रॉब्लम नहीं आएगी उसके टाइटल में चैलेंज है। टाइटल 100% ठीक होगा उसका, डेवलपर का कैश फ्लो ख़राब हो गया किसी कारण से, वो प्रोजेक्ट नहीं पूरा करके, उसमें रेड़ा अपनी तरफ से कोशिश करता है, बट उसमें कहीं ना कहीं फिर भी कस्टमर हमारा फंसा रहता है, वो नहीं है। तो वो चैलेंज है अभी भी रेड़ा में कि वो कैसे हुआ, वो कोई ऐसा आइडिया भी नहीं है कि उस एक बंदे के पास पैसा ही ख़त्म हो गया, उसने पैसा डिवर्ट कर दिया, तो उसको बनाएंगे कैसे। तो उसको सेफ्टी के लिए बड़ा चैलेंजेस है। ठीक है, सरकार कुछ ना कुछ इसके बारे में सोच रही होगी, बट अभी तक कोई ऐसा रिजल्ट नहीं आया है कि वो वहाँ का डिलीवरी पर फोकस हो जाए उस कस्टमर की। सो उसका क्लेम, टाइटल क्लेम तो है बंदे का टाइटल रेरा क्लेम के है, बाद। टाइटल 100% ठीक होगा यदि वो रेड़ा प्रोजेक्ट है। सो डेवलपर अगर एथिक्स वाला चूज कर रहा है एज ए इन्वेस्टर बंदा, तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं आने फिर कोई वाली प्रॉब्लम रेरा नहीं। के बाद। रेड़ा के बाद देखो, टाइटल में तो किसी भी डेवलपर की प्रॉब्लम नहीं आ सकती, किसी भी। बट यदि आपको कोई अच्छा डेवलपर जिसका पास्ट अच्छा है, तो उसके साथ आप परचेज करते हो, तो आपको फिर वो भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, डिलीवरी वाली भी। आप उसके पिछले पास्ट के जितने प्रोजेक्ट उन्होंने डिलीवर किए हैं, या उसका जो उसका कोई नया प्रोजेक्ट, कोई नया डेवलपर आया, उससे भी लेना चाहिए, ऐसा नहीं है। पर उसका पास्ट देखिए कि उसने आज से पहले क्या बिजनेस किए हैं, उसने क्या डिलीवरीज दी हैं, क्योंकि नई एंट्री तो मिलेगी मिलेगी। राइट। तो हम ये नहीं कहते नई एंट्री से ना लो, ऐसा नहीं होना चाहिए कभी भी। तो नई एंट्री का पास्ट जरूर देखना चाहिए कि उसने क्या क्या किया पहले, क्रेडिबिलिटी क्या है उसकी? क्रेडिबिलिटी क्या है, तो उसके हिसाब से आपको परख के लेनी चाहिए चीज़ कभी भी। एथिक्स बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ एथिक होगी ना बहुत इस चीज़ में। इम्पोर्टेंट तो बिल्डर्स कई बार, जैसे आपने कहा, पैसा डाइवर्ट कर लेते हैं, तो एथिकल होना आई थिंक इज़ द वे कि जिसमें आप क्रेडिबल हो जाओगे, जिसमें आप लोग आपको रेफरेंस देना शुरू करेंगे। तो बिल्डर्स के एंगल से व्हाट इज़ द राइट वे कि आप अपनी ऑडियंस, जो आपके टारगेट ऑडियंस हैं, जो आपके यूज़र्स हैं, जो आपके इन्वेस्टर्स हैं, आप उनको ट्रांसपेरेंसी किस लेवल तक दे सकते हैं कि ओके वी आर वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट? ट्रांसपेरेंसी मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, यदि कोई भी डेवलपर, मैं हमेशा एक ही डेवलपर को सजेशन देता हूँ कि आप बनाने पे फोकस करो।
देखो जब आप बनाने पे फोकस करें तो आप डिवर्जन ऑफ फंड्स नहीं होता, क्योंकि फंड्स आपके इन्वॉल्व हो गए उसमें। आप उसी पैसे से किसी और प्रोजेक्ट में लगाओगे तो आप बना नहीं रहे, और वो नया प्रोजेक्ट आपका डिलीवर नहीं हो पाया किसी कारण से, कोई मार्केट क्रैश कर गई, तो आपका पैसा दोनों जगह खराब हो गया। डेवलपर भी कुछ नहीं कर रहा उसमें, Right. डेवलपमेंट कुछ एक्स्ट्रा नहीं है, कुछ है, तो दोनों जगह खराब हो गया, तो आपके कस्टमर भी खराब हो गए। तो इसलिए आपको उस प्रोजेक्ट का डाइवर्जन फंड नहीं करना चाहिए, और सेकेंडली उसके वो जो पैसा आपके पास है उसको बनाने पे इमीडिएटली लगाना चाहिए। ये ना सोचना चाहिए कि यार मैं एक नया प्रोजेक्ट हो रहा हूँ, उस प्रोजेक्ट का पैसा आपको डिवर्ट नहीं करना चाहिए, तो ट्रस्ट फैक्टर अपने आप ही बढ़ता चला जाएगा कस्टमर के ऊपर। मतलब वही है, काम से बात करो, बातों से बात हाँ, ना बातों करो, से बात, सपने मत दिखाओ, सपने मत बेचो, बना के दिखा दो उनको बना जल्दी के से। So, मतलब आप रिजल्ट ओरिएंटेड होना चाहिए, आपको सपने नहीं बेचने चाहिए। बहुत दुनिया में ऐसे है, जब लोग हमें बड़े चैलेंजेस आप पूछ रहे हैं कि हमें चैलेंजेस बहुत ज़्यादा आते हैं, कि जब लोग भाग जाते हैं, लोग डेवलप नहीं कर पाते, सपने दिखाते कुछ हैं, बनाते कुछ नहीं है, तो वो चैलेंजेस हमें फेस करने पड़ते हैं जो डिलीवर कर रहे हैं। वो हमें भी लोग आगे पूछ लेते हैं, Right. क्या आप डेवलप करोगे, क्या आप बना के दोगे, तो हमें बड़े चैलेंजेस है इस टाइम। बिल्कुल। तो मैं हमेशा ही अपने भाइयों से यही कहूँगा कि आपको कभी भी कोई भी प्रोजेक्ट लॉन्च करना है तो आपको फोकस सिर्फ बनाने में होना चाहिए, डिलीवरी पे फोकस होना चाहिए। क्योंकि कई बिल्डर्स ये कर लेते हैं ना कि एक प्रोजेक्ट शुरू किया, पैसा उठाया, दूसरी ज़मीन दूसरे ले में ली, लगा दिया। दूसरी ज़मीन के पैसा उठाया, तीसरी ले ली, और डिलीवर कुछ भी नहीं होता। और डिलीवर इसलिए नहीं होता, कई बार क्या होता है कि यदि तो तीनों ज़मीन के रेट बढ़िया हो गए तो तीनों डिलीवर हो जाएंगी। इन केस वो एक प्रोजेक्ट के डिलीवरी का लगी ज़मीन के प्राइस डाउन हो गए, या वो किसी कारण से रुक गया प्रोजेक्ट, किसी भी कारण से, तो वो तीनों ही रुक जाएंगे फिर। राइट। वो एक नहीं रुकेगा, वो तीनों रुक जाएंगे, क्योंकि पैसे डिवर्ट हुए हुए ना पहले वाले। Right. पहले वाले प्रोजेक्ट में पैसे कहाँ से आ जाएंगे, वो तो Exactly. होल्ड हो गया आपके तीसरे प्रोजेक्ट में। एग्जैक्टली। तो उसको फोकस सिर्फ अपने प्रोजेक्ट में ही करना चाहिए, उसी प्रोजेक्ट में, कि उसको मैं डिलीवर करूँ। डिलीवरी करनी चाहिए उसको। जो यंग जनरेशन है, जो नए लेट्स से मिलेनियर्स बन रहे हैं इंडिया में, स्टार्टअप कल्चर बहुत चल रहा है, बहुत लोग आईटी के थ्रू, आजकल एआई के थ्रू दे आर लाइक मेकिंग अ लॉट ऑफ मनी। तो वो लोग ना रियल एस्टेट की अंडरस्टैंडिंग उतनी नहीं रखते जितनी हम कह लो कि ट्रेडिशनल लोग जो रियल एस्टेट को एसेट मान के इन्वेस्ट करते हैं। समबडी हु हैज़ 1 करोड़ 1 ईयर ओनली और उसको इन्वेस्ट करना है, आपकी चॉइस से वो कमर्शियल में सबसे पहली इन्वेस्टमेंट है उसकी, अभी आज तक रियल एस्टेट में करी नहीं, कमर्शियल में जाए कि रेजिडेंशियल में जाए। कमर्शियल में जाना चाहिए उसको। कमर्शियल में जाना चाहिए, रिटर्न लेने के बाद उसको। हाँ, कमर्शियल में जाना चाहिए, यदि उसकी पर्सनल कोई चॉइस ना हो, उसकी फैमिली की चॉइस ना हो, वो रेंटल में ना रहता हो। देखो हर कस्टमर की अपनी डिमांड है। मैं रेंटल में रह रहा हूँ, मेरी फैमिली, मेरी वाइफ कह रही है मुझे घर चाहिए पहले, तो मैं उसको सजेशन दूँगा फर्स्ट उसको वो करना चाहिए। मैं वो उस टाइप से भी नहीं कहूँगा कि उसको कमर्शियल लेना चाहिए, बट उसके बाद एक ऑप्शन है कि मुझे कमर्शियल में जाना है या रेजिडेंशियल में जाना है, तो डेफिनेटली उन दोनों में से चॉइस पहले कमर्शियल होनी चाहिए। मेरे हिसाब से जैसे आपकी एक अंडरस्टैंडिंग थी, आपने एक बात बताई थी, अगर फॉर एग्जांपल 1 ईयर की प्रॉपर्टी और 50,000 आपको रेंट दे रही है, और वो 50,000 है आपकी ईएमआई बियर करनी EMI है, बेयर कर ली। सो एक ही अमाउंट से आप दो चीज़ें बना रहे हो, चीज़ें और अगर घर ले रहे हो तो सीधा ईएमआई आपको पॉकेट से देनी है। बिल्कुल बिल्कुल। राइट। एक सर छोटा सा क्विक फायर रैपिड फायर हम राउंड करते हैं, जिसमें स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस रहेंगे, छोटा सा आंसर चाहिए। चंडीगढ़ वर्सेस मोहाली वर्सेस जीरकपुर, कौन सी सिटी? चंडीगढ़। लग्जरी प्रोजेक्ट या अफोर्डेबल हाउसिंग? लग्जरी। लैंड बाय करनी चाहिए या बिल्ड प्रॉपर्टी? बिल्ड प्रॉपर्टी। लोकेशन या डेवलपर रेपुटेशन? बोथ। फर्स्ट टाइम बायर्स को एक वार्निंग जो आप देना चाहो? उसको रेड़ा प्रोजेक्ट लेना चाहिए, विदाउट रेड़ा नहीं लेना चाहिए। ओके। जैसे हमने बबल की जब बात करी थी तो आपने कहा था कुछ लोकेशंस जो बिल्कुल लेट्स से डेड पड़ी हैं, जहाँ पे खाली पड़ी हैं चीज़ें, वो बबल हो सकती हैं डेफिनेटली। तो मेरे ख्याल से रियल एस्टेट के अंदर अगर गलत डिसीजन हो जाए तभी आपकी इन्वेस्टमेंट फंसती है। अगर आप पूरी रिसर्च के साथ अच्छे इन्वेस्टर्स बन के अच्छी रिसर्च के साथ अच्छे बिल्डर के साथ कर रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती। तो डिसीजन लेते वक्त लोकेशन जब बंदा चूज़ कर रहा है तो उसको फ्यूचरिस्टिक होना चाहिए कि यहाँ पे ये डेवलपमेंट आएगी गवर्नमेंट की तरफ से, या उसको प्रेजेंट देखना चाहिए कि आज क्या एग्जिस्ट कर रहा है? मेरा मानना है कि प्रेजेंट देखना चाहिए उसको। प्रेजेंट देखना चाहिए। रिस्क फैक्टर अदरवाइज ज़्यादा कई रह बार सकता क्या है। होता है कि आपने फ्यूचर देख लिया किसी कारण से भी, सरकार देखो आपके पास हार्ड एंड मनी है, तो आपके पास फ्यूचर के हिसाब से आपने कहीं चीज़ ऐसी कर ली और वो फ्यूचर में कर नहीं पाए किसी भी कारण से, कुछ भी हो सकता है, प्रोजेक्ट होल्ड हो गया, तो उसके कारण फिर उसको हिट पड़ेगा। तो आपको प्रेजेंट में जीना चाहिए हमेशा। ठीक है, थोड़ा मोटा रिस्क ले सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आपके 5 करोड़ है, आपने 3 करोड़ प्रेजेंट में कर लिया, 2 करोड़ कुछ मनी आपने फ्यूचर में कर ली, बट आप यदि पूरा ही पैसा अपना फ्यूचर में लगाओ, दैट इज़ रॉन्ग प्रैक्टिस। ट्राई सिटी के अंदर ज़्यादातर लोग 200 फीट रोड कह के ही सेल कर रहे हैं, हर चीज़ सेल कर रहे हैं। तो मैंने वही कहा ना, अभी आपको जब भी आपको परचेज़ करना है तो आपको स्टडी करनी चाहिए हमेशा। 200 फुट रोड कहाँ तक जा रही है, कैसे जा रही है, कौन सी 200 फुटी रोड है, उस पर क्या डेवलपमेंट हो रही है।
तो वो कहने और करने में बड़ा फ़र्क है। तो आपको हमेशा प्रैक्टिकल लाइफ में जीना चाहिए, प्रेजेंट लाइफ में प्रैक्टिकल, कि वो रोड कहाँ तक जा रही है, कैसी डेवलप की है, सरकार का उस पर क्या फोकस्ड है, डेवलपर का क्या फोकस्ड है, उसके आसपास क्या क्या डेवलप हो चुके हैं, उन चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए इन्वेस्ट करना चाहिए आपको हमेशा। यहाँ पे मेरी तरफ से मैं एक बात बताना चाहूँगा, जैसे आपने अपने प्रोजेक्ट के लिए कभी भी आपकी एडवर्टीजमेंट में मैंने 200 फीट नहीं सुनी, बट हाँ आप जी, जिस हाँ रोड पे वो 200 से भी बहुत जी, ज़्यादा वो है, 400 है। 400 है। हाँ जी, तो हाँ कुछ लोग सिर्फ अपने प्रोडक्ट पे ध्यान ना करके आई थिंक अराउंड बातें कर रहे जी, हैं। बिल्कुल बिल्कुल, वही बात होगी कि वो सपने ही दिखा सपने रहे बेच हैं, रहे हैं। आपने एक्चुअली बिल्ड कर दिया वो, दैट व्हाट आई लाइक द मोस्ट। अब सर जो कमर्शियल इन्वेस्टमेंट है, प्री लीज एक चीज़ है जो आई थिंक आपके पास भी बहुत सारी ऑप्शंस हैं। प्री लीज के अंदर एक सेफ्टी नेट आ जाती है कि इन्वेस्टमेंट मेरी सेफ होगी एंड मुझे रेंटल्स आ रहे हैं, एंड वर्सेस अगर मैं खुद बाय करके खुद उसको लीज आउट करने की तरफ जाऊँ, तो आप एज ए बिल्डर, आप एज ए डेवलपर क्या सजेस्ट करोगे वो इन्वेस्टर जो इन्वॉल्व नहीं होना चाहता? देखो, दोनों चीज़ें अच्छी हैं। यदि आप प्री लीज में जाते हो तो कहीं ना कहीं कॉस्ट आपको ज़्यादा मिलती है, उसकी थोड़ी बहुत ज़्यादा मिलती है, क्योंकि उसमें कई फैक्टर्स होते हैं, कोई डीलर इन्वॉल्व होता है, कमीशन जाना होता है, कई बार का इंटीरियर का कैपेक्स का पार्ट होता है। तो यदि आप खुद कर सकते हो, यदि इनकेस आप बिल्डिंग परचेज करके खुद रेंटर पे दे सकते हो, तो वो आपके पैसे वो सेव कर सकती है। कहीं ना कहीं आपकी कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट है वो कम हो जाएगी उसी प्रोडक्ट की, सेम की। तो बहुत साइड है दोनों में, मतलब कि कन्फ्लिक्ट नहीं है कुछ ऐसा, कि दोनों में क्या है कि आपकी चॉइस है, आपके टाइम है तो आपको परचेज करके किराए पर जाना चाहिए, आपके टाइम नहीं है, आप बहुत बिजी हो, तो आपको प्री लीज में जाना चाहिए। राइट। डेवलपर को हम बहुत सारे क्वेश्चंस करते हैं, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चंस हमें एक्चुअली इन्वेस्टर्स को या एंड यूज़र्स को भी करने चाहिए। मतलब हमें उनसे भी कुछ एक्सपेक्टेशंस होनी चाहिए कि आपको इस वे में बिहेव करना है। फॉर एग्जांपल, इन्वेस्टर या एंड यूज़र कई बार अनएक्सपेक्टेड रिटर्न्स एक्सपेक्ट कर लेता है, मे बी मार्केट रीजंस, अश्योर्ड रिटर्न्स या वो सारी चीज़ें आती हैं। तो यूज़र का क्या रोल होना चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए अगर हम बिल्डर एज अ हम बिल्कुल जेन्युइन चल रहे हैं, तो हम बिल्डर क्या एक्सपेक्ट करें उनसे? आप बिल्डर एज अ जेन्युइन बात करें तो कभी भी हमारे पास यूज़र लेने आता है जब भी, तो मैंने टीम को एक ही एजुकेशन दी हुई है, हमने कभी भी किसी को सपने नहीं दिखाने हैं। तो और कस्टमर को भी सोचना चाहिए, वो कोई कस्टमर कोई भी डेवलपर को सपने दिखा रहा है कि मैं इसको रिटर्न दे दूंगा, ये प्रॉपर्टी बहुत ह्यूज प्रॉफिट देगी, नहीं होना चाहिए। हमें फ्यूचर के बारे में पता नहीं है। ये मुझे पता है कि मेरा ये प्रोडक्ट 100 रुपये वाला 200 मैं ही क्यों बेचूंगा, प्रैक्टिकली बात कर रहे हैं, तो मैं ही क्यों बेचूंगा, मुझे पता है कि ये 2 साल में 100 रुपये का 300 का हो जाएगा, मैं ही क्यों बेचूंगा। तो उस चीज़ों पे विश्वास नहीं करना चाहिए और ना उन चीज़ों पे जाना चाहिए। उस कस्टमर को वहीं जाना चाहिए जहाँ उसको इस टाइप की कमिटमेंट ना मिले। उनको सिर्फ रियल लाइफ देखनी चाहिए कि प्रोडक्ट बना है, बनाएगा, डेवलपर कैसा है, उसकी बैकग्राउंड क्या है, पर उसको उन चीज़ों पे नहीं जाना चाहिए। ये मैं हमेशा अपने जितने भी इन्वेस्टर्स हैं या जितने भी मेरे कस्टमर हैं, उन चीज़ों को, इन छोटे छोटे लालचों में नहीं फंसना चाहिए, नहीं तो उनकी पैसा जो भी है प्लग हो जाएगा कहीं ना कहीं, ख़राब हो जाएगा। तो आपको सिर्फ ये देखना चाहिए रियलिटी क्या है। राइट। एक डिफरेंस मैंने ना फील किया है यहाँ पे बाय माई सेल्फ, जब हम कनाडा में काम करते हैं रियल इस्टेट में, तो इट्स वेरी आई वुड से प्रोफेशनल कि आप अपने रिप्रेजेंटेटिव के साथ काम कर रहे हैं, जिसे हम यहाँ पे एजेंट्स चैनल पार्टनर्स कहते हैं। सम पीपल इन इंडिया हैव थॉट कि वो सोचते हैं कि वर्क अराउंड करना चाहिए, डायरेक्ट बिल्डर से बाय करना चाहिए रादर देन हैविंग ए चैनल पार्टनर। व्हाट इज़ द आइडिया बिहाइंड दिस? मुझे लगता है कि हैविंग समबडी अलॉन्ग विद यू, आपकी तरफ से कोई अगर रिप्रेजेंट कर रहा है तो वो एक अच्छी बात है। उसका रीज़न क्या है कि हम लोगों के साथ चैनल पार्टनर जुड़े होते हैं और हमारी इंडस्ट्री में मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, हमारी इंडस्ट्री में चैनल पार्टनर का बहुत अच्छा रोल है। वो बैकबोन रहती है हमारे लिए। क्या होता है कि बहुत से कस्टमर ये सोचते हैं कि हम अपने जिसके थ्रू वो प्रॉपर्टी देखने आते हैं उसको बाईपास करके उसका जो कमीशन है या उसका कोई मार्जिन है उसको हम बाईपास करके बचा लें। ह्यूमन नेचर है, इंडियन नेचर कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए। तो वो कल्चर इंडिया में शुरू से ही है कि मैं किसी तरह अपने पैसे सेव कर लूँ। बट वो कस्टमर सोचता है कि मैंने पैसे सेव कर दिए, पर उसका पैसा वो सेव नहीं होता, क्योंकि मैं अपने चैनल पार्टनर को ख़राब नहीं करूँगा। वो मैं उसको कॉन्फिडेंस में लूँगा, कोई बात नहीं, ये कस्टमर का माइंड ऐसा है कि मुझे नहीं पैसा देना, कोई बात नहीं, मैं आपका पैसा सेव रख के चलूँगा। हम लोग इसमें, मैंने आपको बताया है कि एक इंडियन ह्यूमन नेचर है कि वो सोचता है कि मैं अपने चैनल पार्टनर को बाईपास करके डायरेक्ट प्रॉपर्टी ले लूँ। बट वो डायरेक्ट यदि वो मेरे से ले भी लेता है तो हम अपने चैनल पार्टनर का इंटरेस्ट रखते हैं उसके अंदर, यदि वो चैनल पार्टनर हमारे साथ जुड़ा हुआ है। तो इसमें हम लोग बहुत से एजुकेशन देते हैं अपने कस्टमर को, सेमिनार भी करते हैं कि आपको ऐसा सोचना नहीं चाहिए। बट उनका ह्यूमन नेचर है, वो सोचते हैं ऐसा कि आपको किसी चैनल पार्टनर ने आपके साथ मेहनत की है, उसका आधा % या 0.25% या 1% आपको क्यों चुभता है। राइट। हम उनको बहुत एजुकेट करने की कोशिश करें और इस इंडस्ट्री को हम लोग एजुकेशन के साथ उस चीज़ को रिफॉर्म लाने की कोशिश करें कि वो ऐसा ना सोचे। और फ्यूचर में ये हम किसी चीज़ की कोशिश करते हैं, डेफिनेटली ऐसा होगा कि एक टाइम ऐसा आएगा जब कस्टमर ऐसा नहीं सोचेगा।
हम कोशिश कर रहे हैं उसी को रिफॉर्म लाने की। क्योंकि आपको उस अमाउंट के बदले बहुत सारी प्रोफेशनल सर्विसेज भी मिल रही हैं, बिल्कुल मिल आपको एक रही है। रिप्रेजेंटेटिव मिल रहा है जो आपके बिहाफ पे सारी पेन ले रहा है। पेन ले रहा है, और उसमें वो बहुत बड़े बेनिफिट्स होते हैं। कई बार क्या होता है, मैं डायरेक्ट यदि किसी बायर से टच में रहता हूँ तो कुछ चीज़ें उसकी मुझे चुभ जाए या मुझे उसकी चुभ जाए, तो एक चैनल पार्टनर जो होता है वो उस चीज़ को ऑब्जर्व करता है, तो मेरी बात कई बार वो पास ऑन नहीं करता वहाँ पर, balance और उसकी बात बैलेंस करके रहता है। तो चैनल पार्टनर होना चाहिए, तो जरूरी है, बहुत ज़रूरी है। तो उसको उन चीज़ों को, छोटे लालच को छोड़ के चैनल पार्टनर को अपने साथ रखना चाहिए उसको। जैसे आपने कहा आप इंटरेस्ट की टेक केयर करते हो, कनाडा में भी ऐसा है कि अगर आप लेट्स से रिप्रेजेंटेटिव से नहीं बाय कर रहे, आप डायरेक्टली बिल्डर से बाय कर रहे हो, तो वो जो इंसेंटिव है उसके सेल्स पर्सन को चला जाएगा। चला जाता है। इंसेंटिव तो वो है ही है है, वो ही तो है, बायर को मिल ही रहा है, मिल मतलब ही रहा है। तो उसके माइंड में अभी, उसके माइंड को लगता है उसको कि मैंने हाँ। पैसा बचा लिया, पर बचता नहीं है उसका। तो हम रिफॉर्म लाएंगे, डेफिनेटली लाएंगे। हम लोग बड़ी कोशिश करते हैं, हर कस्टमर को एजुकेट करते हैं, हम बहुत वर्किंग करते हैं इन चीज़ों पे कि वो उस चीज़ को छोड़े ना, क्योंकि उसके लिए हमें भी बहुत डिफिकल्टी है। डायरेक्ट डील करना, डायरेक्ट उसको समझाना, चैनल पार्ट के थ्रू समझाना उसको बड़ा आसान होता है, ईजी होता है। तो हम भी कोशिश करते हैं, तो ऐसा ना हो, हम कोशिश करते हैं, बट अभी हो रहा है ऐसा। एसटीजे का विज़न क्या है सर आज से? लेट्स से आपने जब से शुरू करा, आप तो बहुत एक अच्छे मुकाम पे हैं। 26 में अब कहाँ हम सोच रहे हैं नेक्स्ट? एसटीजी का विज़न ऐसा हमने कभी प्रेडिक्ट नहीं किया कि हम फ्यूचर में ऐसा करेंगे। फ्यूचर हम तो ये सोचते हैं हमेशा कि जितना हमारे पास कैश फ्लो है, जितना हमारे पास पैसा है, हम उतनी रेंज में अपना काम करते हुए लोगों को डिलीवरी करते रहें, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते रहें, और जितने भी आसपास के लोग हैं, जितने भी मेरे हैं, उनको एक अच्छी लाइफ की तरफ उसकी वो एक अच्छी लाइफ की तरफ उसको मोड़ते रहें उन लोगों को। मतलब कि सबसे बड़ा की मैं कह दूँ, यदि मेरा सबसे बड़ा की वो है, तो मैं ये सोचता हूँ कि एम्प्लॉयमेंट जनरेट करनी चाहिए मुझे। आज भी मेरे पास काफ़ी लोग काम करते हैं, तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेंगे तो इंडिया हमेशा शाइन करेगा ही करेगा। और रियल एस्टेट बहुत बड़ी एम्प्लॉयमेंट बहुत जनरेट करता है ऑल थ्रू इंडिया। तो मेरी कोशिश है कि मैं नए नए प्रोजेक्ट लाऊँ, इन्वेस्टमेंट लाऊँ, और इंडिया के लिए काम करूँ और एम्प्लॉयमेंट जनरेट करूँ। बिल्कुल, डायरेक्ट तो है ही है, मतलब ऐसा प्रोडिक्शन, मतलब ऐसा नहीं सोचा कि मैं कल को ऐसा कर दूंगा, ऐसा कर दूंगा, ऐसा नहीं कभी सोचा। इतना ही सोचा है कि मैं एम्प्लॉयमेंट जनरेट करूँ। राइट। प्रोजेक्ट्स के वाइज कुछ नए प्लान्स चल रहे हैं नए अभी? प्लान चलते रहते हैं। मैं बताया आपको, ऐसा नहीं है कि मुझे कल को ऐसा करना है, बट हर 6 महीने में, साल में, जैसे ही मेरा किसी दूसरे प्रोजेक्ट को कंप्लीट करते हैं, कंप्लीशन आ जाता है, तो हम नया प्रोजेक्ट ले आते हैं, क्योंकि वो कैश फ्लो मेरे पास आ जाता है उसके बाद। तो हम उसी टर्म पे, उसी सर्कल में चलते चले जाते हैं। बट ऐसा नहीं है कल को मुझे ऐसा करना है, ऐसा नहीं सोचते हम लोग कभी भी। थैंक यू सो मच सर, Thanks इट a lot. वाज ग्रेट कन्वर्सेशन, बहुत मज़ा आया एज अ पर्सन माई सेल्फ, मुझे सुन के आपकी जर्नी, और जो यूज़र्स हैं डेफिनेटली उनके बहुत सारे कंसर्न्स आंसर हो चुके होंगे। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक यू, वेलकम सर, थैंक्स अ लॉट।